हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। छोटी चीज है मगर बहुत बड़ी चीज है। संधि पूछता भी है कि किसके मेल से संधि बनते हैं। वर्ण, स्वर और पद, वाक्य, शब्द, ये सारे शब्द देते हैं कि वाक्यों के मिलने से शब्द संधि बनते हैं, तो वर्णों के मिलने से संधि बनते हैं, कि पदों के मिलने से संधि बनते हैं, कि शब्दों से मिलने से संधि बनते हैं। ये सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को ली हूँ कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण मिलने चाहिए, शब्द दोनों नहीं मिलेंगे, पद दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में वर्ण मिलना चाहिए। जैसे मैं विद्या धन आलय बोलती हूँ, ये सरकारी एग्जाम्पल है। ये सरकारी एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे और ऐसे समझ पाएंगे, इसीलिए सरकारी एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ विद्या या नहीं मिल रहा है, आ नहीं मिल रहा, ये आले पूरा नहीं मिल रहा है। ये शब्द है, ये दोनों एक शब्द है, दोनों शब्द नहीं मिल रहे हैं। इनका बस मिलना है, स्वरों का मिलना है यहाँ हो रहा है। और स्वरों का भी इसमें देखा जाता है कि स्वर जहाँ मिल रहे हैं तो वहाँ स्वर संधि हो जाएंगे। स्वर और व्यंजन जहाँ मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि हो जाएंगे। व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं तो व्यंजन संधि हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन के विसर्ग के साथ जब मिलते हैं तो विसर्ग हो जाते हैं। विसर्ग में स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं, और एक तरफ विसर्ग रहना ही चाहिए, उसमें विसर्ग कहते हैं। जैसे हम कह दें कि विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसे दोनों मिलने से हो जाएगा विसर्ग संधि, ऐसा भी नहीं है। तो हम इसी चीज को हम जो नहीं जानते हैं वो लोग जान सकते हैं कि विसर्ग विसर्ग बस मिलते नहीं है, विसर्ग में स्वर भी मिलते हैं, विसर्ग में व्यंजन भी मिलते हैं, बस इसी का परिवर्तन हो जाता है, जहाँ वहाँ विसर्ग संधि कह देते हैं। तो इसीलिए समझाने के लिए मैं इस टॉपिक को ली हूँ कि स्वर कहते हैं वहां पर, ठीक है। वर्ण कहते हैं, वर्णों के मिलने से जो शब्द विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। विद्यालय में आ का विकार हो जाता है वहां पर, तो वहां विद्यालय बन रहा है, ऐसे नहीं आए हैं। दोनों आ है, उसमें विद्या में आ है, और विद्या लिख रहे हैं ना, ये है, इसमें आ है, और आलय में भी आलय, आलय में भी क्या है, आ है, आ है। ये दोनों आ मिलकर ये दोनों आ मिलकर यही बस परिवर्तन कर रहे हैं, यही ठन संधि कर रहे हैं, यही ठन हमको जोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ मेरा, क्या हुआ होगा मेरा यहाँ संधि, संधि उसे कहते हैं। और संधि में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जो हाँ स्वरों का बस मेल होता है, यही स्वर ही, देखिए इसमें स्वर स्वर ही बस रहेगा, इसमें व्यंजन का काम नहीं, विसर्ग का काम नहीं है। मगर व्यंजन और विसर्ग में स्वर का जरूरत पड़ जाता है, विसर्ग का जरूरत नहीं पड़, विसर्ग में भी स्वर का जरूरत पड़ता है, व्यंजन में भी स्वरों की जरूरत पड़ती है। मतलब दोनों जोड़ने पर वहां विकार क्या होता है, स्वर किसी कहीं स्वर बन जाते हैं, कहीं व्यंजन बन जाते हैं, मगर बनते हैं। मगर हाँ, स्वरों के जो भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, और क्या है वृद्धि संधि, और क्या है यड़ संधि और अयादि संधि, ये सब क्या है, स्वर संधि है। इसी में क्या ज्यादातर पूछने वाले हैं, स्वर संधि ही पूछे जाते हैं, इसी में सारे घालमेल होते हैं, सारा खेल इसी का ज्यादातर रहता है। विद्या धन आलय, मतलब शुद्धता देखा जाए तो स्वरों में स्वर व्यंजन में होता, स्वर संधि में होता है सारा, उसमें ज्यादा महत्व हम स्वर को देते हैं। और उसका गुणगान भी हम कह सकते हैं कि वो शुद्ध है, बस स्वर को का ही मेल होगा, जहाँ भी स्वर, जितने स्वर 11 स्वर 10 स्वर जिसे माना जाता है, वो सारे 11 स्वर इसी स्वरों के अंतर्गत
उसी में मिलेंगे। और व्यंजन संधि में क्या होते हैं, व्यंजन संधि में क्या होंगे, देखिए सत धन जन, क्या होगा, हुआ ना, सत धन जन। तो क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, संधि क्या मिल रहा है यहाँ पर, जन ज है और ये त, इसी में बस परिवर्तन होगा, क्या होगा, इसी में बस परिवर्तन, जो भी नियम रहेगा उस नियम के अनुसार हम व्यंजन में देखेंगे कि इसमें क्या है। सज्जन, स या ता है तो जन यानी तीसरा वर्ण आया है, तो ये तीसरा वर्ण के स्थान पर यहाँ तीसरा ही वर्ण आ जाता है, तभी ये आता है सज्जन। यहाँ आधा हलंत है तो क्या रहेगा, आधा ही ज रहेगा, बस पूरा नहीं होगा। सज्जन समझ में आ गया होगा, क्या बताना मैं चाह रही हूँ, सतधन जन, जब विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा और जब जोड़ेंगे तो इसको सतधन सज्जन हो जाता है। इसी तरह यही खेल है यहाँ पर, और कोई खेल नहीं है। व्यंजन में व्यंजन स्वर भी कहीं कहीं आते हैं, इतना याद रखिएगा। जैसे प्रातः धन क्या कहते हैं, प्रातः धन काल, देखिए प्रातः धन काल, ये है ना, यहाँ पर कोई इसको कुछ भी नहीं करते हैं, इसको प्रातः धन काल, तो प्रातः काल क्यों, व्यंजन में ये है ना, इसके विसर्ग है, विसर्ग में फिर काल आया तो यहाँ भी है स्वर, तो इसको देखा जाता है, उसमें परिवर्तन भी नहीं होता, किसलिए, नियम के अनुसार नहीं परिवर्तन होता। जो नियम कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय वर्ण हो तो वहाँ स्वर जो विसर्ग रहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विसर्ग में भी हम बता दिए हैं, जो तीसरा संधि है, तीसरा संधि में क्या है, तीसरा संधि में बस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग ही परिवर्तित होता है नियम के अनुसार। विसर्ग अगर पहला और दूसरा है तो तीसरा है तो क्या आएगा, दूसरा है तो क्या आएगा, सब उसके नियम के अनुसार यहाँ परिवर्तन होता है। सारा खेल स्वर संधि में ही होता है और ज्यादातर हम स्वर संधि ही देखते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि दीर्घ संधि कौन है, क्या है, ठीक है। दीर्घ संधि को हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है। देखिए दीर्घ संधि क्या कहता है, दीर्घ संधि का नियम है, संधि समझ जाइएगा। दीर्घ संधि का क्या कहता है कि दीर्घ संधि ये कहता है अक सवर्ण दीर्घ, अक संधि हो उसके बाद अक वर्ण हो उसके बाद सवर्ण उसी का समान वर्ण हो तो वहां दीर्घ संधि हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होता है। अक सवर्ण क्या क्या आएगा, अ ई उ और री, ये अक सवर्ण दीर्घ बोलते हैं। इसका सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ के सूत्र के द्वारा हम इसको समझते हैं। अ ई उ री, तो इसी के समान वर्ण सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण, समान वर्ण जानते ही हैं। अ का आ समान वर्ण है, इसी के समान ही उच्चारण होता है। ये कंठ से होता है तो इसका भी कंठ से, ये तालु से होता है तो इसका भी तालु से, ये ओष्ठ से होता है तो इसका भी ओष्ठ से ही होगा, मतलब इसका, ठीक है। दीर्घ दीर्घ, ठीक, इसको भी पहले दीर्घ माना जाता था, मतलब है भी अभी तक, ऐसा नहीं है। अगर इसका अस्तित्व अगर खत्म करना रहे, अगर हिंदी साहित्य में अगर खत्म अगर इसको कर दिया जाए, बहुत लोग खत्म कर देते हैं कि री को नहीं माना जाता हिंदी में। अरे कैसे नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? अगर इसको हटा देंगे तो पृथ्वी कैसे लिखेंगे, गृह कैसे लिखेंगे, ये कहाँ से लाएंगे री की मात्रा? तो ये री तो रखना ही पड़ेगा। हर जो भी है संशोधन, जो भी शोध करता है वो री को कभी हटा ही नहीं सकता। री को हटाना है तो पृथ्वी शब्द ही हटा दो, ठीक है।
हम कृति शब्द हटा दो, ऋषि शब्द हटा दो। तो ये सब कैसे हटा ही नहीं सकते, तो इसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम बच्चों को बताएंगे कि ये किस पृथ्वी में कौन सा मात्रा है, तो यही मात्रा है। तो इस री को कोई हटा नहीं, शोधकर्ता कोई हटा नहीं सकता। तो यानी 11 स्वर है, तो 11 स्वर है। अब अका सवर्ण दीर्घ, अक ये क्या है, अक प्रत्याहार है और सवर्ण है, उसी का दीर्घ हो जाता है, इसी के समान वर्ण है। और ये भी याद रखें, अ का समान वर्ण अ भी होता है, तो भी आ मेरा बनना ही चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए और उसका दीर्घ होना ही चाहिए। उ के बाद दीर्घ उ आए या छोड़ ह्रस्व उ आए तो भी मेरा दीर्घ होगा ही होगा। री आए, री के बाद ह्रस्व री आए या दीर्घ री आए, संधि विच्छेद की बात कर रहे हो तो आए तो क्या हो जाता है, री के बाद ह्रस्व री रहे, दीर्घ री रहे, उसके मिलने पर जो भी मेरा दीर्घ होता ही होना है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।